According to message here, screen sharing is not as in लोग start करेंगे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। जब एस 14 हम लोग पढ़ रहे थे यानी एमन कमीशन, तब वहां पर हम लोगों ने एमन कमीशन, एब्जॉर्प्शन, रिकंस्ट्रक्शन में इंटरनल एक्सटर्नल ये डेफिनेशन वाइज पढ़ा था। ठीक है। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का मतलब ये है कि कंपनी जब सीख मतलब कंपनी, सीधा बात है, कंपनी अगर बीमार है, ठीक है, तो फिर उसको सही करना पड़ेगा। तो बेसिकली इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कंपनी अपना शेयर कैपिटल, एसेट्स, लाइबिलिटीज, रिजर्व, ये सारी चीजों को, या फिर जो भी एक्यूमुलेटेड लॉस है, तो कंपनी बीमार है तो ये कैसे पता चलता है? देखो सिंपल बात है, कंपनी अगर लॉस पे लॉस किए जा रही है तो कंपनी सही नहीं चल रही। ठीक है। तो इसको बोलते हैं कंपनी जो है वो सिक हो गई है। ठीक है। तो कंपनी को हमें क्या करना है? जैसे हम लोग ह्यूमन बींग बीमार होते हैं तो हम लोग भी कुछ रेमेडी करते हैं, यानी डॉक्टर को दिखाना या फिर जो भी हो सके। ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर कंपनी अगर चाहे तो अपनी अपने आप को फिर से जो है, कंपनी को बंद नहीं करके या फिर नया कंपनी नहीं बना के, कंपनी अपने आप को रीऑर्गेनाइज कर सकती है। ठीक है। इंटरनली रीऑर्गेनाइज करेगी, इंटरनली रीऑर्गेनाइज करेगी ताकि कंपनी जो है धीरे धीरे लॉस से प्रॉफिट मेकिंग कंडीशन में जा सके। तो इसके लिए कंपनी जो कोशिश करती है उसी को हम लोग बोलते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, यानी अपने आप को रीऑर्गेनाइज करेगी, अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को बदलने का कोशिश करेगी विदाउट क्लोजिंग द कंपनी और फॉर्मिंग ए न्यू कंपनी। ना तो न्यू कंपनी बनाना है, ना तो कंपनी को क्लोज करना है। ठीक है। तो रिकंस्ट्रक्शन कब होगा? अगर कंपनी अपने आप को रीऑर्गेनाइज, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का मतलब हम लोग बोल सकते हैं रीऑर्गेनाइज करना, रीऑर्गेनाइजिंग द कैपिटल एंड फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। ऐसा हम लोग एक लाइन में यही बोल सकते हैं, स्ट्रक्चर विदाउट क्लोजिंग, without closing the company or forming a new company, without closing the company or forming a new company, और फॉर्मिंग ए न्यू कंपनी। ये मेन बात है। कंपनी अपने आप को रीऑर्गेनाइज करना चाहती है, क्या रीऑर्गेनाइज? कैपिटल या फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को। ना तो उसे अपना एग्जिस्टिंग कंपनी बंद करना है, ना तो कोई नया कंपनी बनाना है, जो है उसी को बेहतर करना है। ठीक है। तो उसके लिए जो प्रोसेस होगा उसमें मतलब ऐसा नहीं कि कंपनी चाहे और कंपनी अपने आप को रिकंस्ट्रक्ट कर ले, नहीं, उसमें बहुत सारे स्टेप्स फॉलो करके ही कंपनी को ये चीज करना पड़ता है। कंपनी चाहने से ही रिकंस्ट्रक्शन कर ले ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो उसमें क्या क्या स्टेप्स फॉलो होगा तो वो हम लिख देते हैं जस्ट समझने के लिए। अंडर दिस टॉपिक, अंडर दिस टॉपिक, एनी कंपनी which is under losses, such company can attempt its internal reconstruction for survival following steps are applied। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि अंडर दिस टॉपिक एनी कंपनी विच इज अंडर लॉसेस सच कंपनी कैन अटेम्प्ट फॉर इट्स इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, सच कंपनी अटेम्प्ट्स इट्स इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन फॉर सर्वाइवल फॉलोइंग स्टेप्स फॉलोड। क्या क्या स्टेप्स फॉलो करना पड़ेगा? सबसे पहले डायरेक्टर को इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का स्कीम बनाना पड़ेगा।
डायरेक्टर शुड प्रिपेयर स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो रिकंस्ट्रक्शन में क्या क्या करें उसके लिए एक स्कीम बनाना पड़ेगा। जैसे स्कीम में ऐसा हो सकता है कि कंपनी हमेशा कोशिश करेगा कि उसका लॉसेस जितना जल्दी राइट ऑफ हो जाए उतना अच्छा, अगर लाइबिलिटी रिड्यूस हो जाए वो भी अच्छा। जैसे क्रेडिटर को मान लो 5 लाख देना है, तो वो क्रेडिटर लोगों से रिक्वेस्ट कर सकती है कंपनी कि आप लोग 3 लाख में मान जाओ। ठीक है, अब ये रिक्वेस्ट कर सकती है, मानना नहीं मानना क्रेडिटर के ऊपर है। अब क्रेडिटर का क्या है, देखो ऐसे ही लॉस मेकिंग कंपनी है, उससे 5 लाख मिलने वाला है तो बंद हो जाएगी तो कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर सरवाइव कर गई, ठीक है, जो भी वो कोशिश कर रही है सरवाइव करने का, तो बोल रही है लाइबिलिटी थोड़ा कम कर लो। ठीक है, आपने मुझे 5 लाख का सामान दिया है बट आप मान लो कि आपने 3 लाख का दिया है, वैसे ही आपका लॉस होना है। अगर मेरा कंपनी बंद हो जाएगा तो वैसे ही आपका लॉस होना है, मेरे पास लॉस ही लॉस है, मेरे पास उतना कुछ है भी नहीं जो बेच के आपको पैसा मिल जाए। ठीक है, तो क्रेडिटर ये सोचेगा कि जहां मेरा 5 लाख, क्या 5 लाख में पता नहीं कुछ भी ना मिले, उससे अच्छा है कि अगर इसको रिकंस्ट्रक्शन का मौका दे, हो सकता है कि ये 3 लाख जो बोल रहा है वो हमें रिकवर हो जाए। तो इसीलिए जो लाइबिलिटी मतलब क्रेडिटर वगैरह होते हैं, ठीक है, वो मानना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कि हम लोग मान लेते हैं कि 3 लाख दिए थे, ठीक है, ऐसे करके 3 लाख का सामान दिए थे। या फिर मान लो कि बैंक देख रहा है कि भाई ये तो लोन का इंटरेस्ट दे नहीं पा रहा है, ठीक है, या फिर लोन भी रीपे नहीं कर पाएगा, इसके पास खास एसेट्स वगैरह भी नहीं है। मॉर्गेज लोन का बात अलग है, लेकिन जस्ट एक एग्जांपल दे रहे हैं कि स्कीम में लिखा क्या जाता है। स्कीम में ये लिखा जाता है, क्रेडिटर को रिक्वेस्ट किया जाता है आप अपना जो लाइबिलिटी, आप अपना जो मतलब रिसीवेबल है वो थोड़ा कम कर दो। ठीक है, कैपिटल जो शेयर होल्डर्स है उनको रिक्वेस्ट किया जाता है कि आपने एक एक शेयर पे अगर 10 दिया है, मान लो कि आपने 8 रुपए दिया है, तो लाइबिलिटी कम करने का कोशिश किया जाता है, लॉसेस को रिकवर करने का कोशिश किया जाता है, तो ये स्कीम बनाया जाता है। तो अब ये स्कीम, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि क्रेडिटर मान भी सकता है नहीं मान भी सकता है, तो ये स्कीम तो प्रिपेयर हो जाता है। तो प्रिपेयर होने से कोई इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन नहीं हो जाता है, उसके लिए अप्रूवल का जरूरत पड़ता है BIFR से। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं सच स्कीम इज shown to BIFR। इसका मतलब होता है बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन और इट्स एप्रूवल। तो बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन बोल के बोर्ड है, ठीक है, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं BIFR। ठीक है, तो इनको दिखाया जाता है। ये नॉर्मली ये जो बोर्ड है ये एस्टेब्लिश किया गया है सिर्फ इंडस्ट्रियल कंपनीज के साथ डील करने के लिए। ठीक है, तो पहले इनके पास अप्रूवल के लिए वो स्कीम को भेजा जाता है। तो अगर इनको लगता है कि अप्रूव कर दे, इफ अप्रूवल इज obtained from BIFR, then application is made with High Court for approval। ठीक है, पहले डायरेक्टर, कंपनी का डायरेक्टर स्कीम बनाएगा, फिर BIFR के पास भेजेगा, फिर BIFR जो है उसे हाई कोर्ट के पास भेजेगा। ठीक है, उसके बाद ये सब लीगल रिक्वायरमेंट है। उसके बाद कोर्ट obtain approval of interested party। अब कोर्ट बुलाएगा क्रेडिटर को, क्या आपको
मंजूर है कि आपने दिया था इनको 5 लाख का सामान, ये अब आपको 3 लाख ही दे पाएंगे, क्या इस पे आप रेडी हो? तो अगर वो हाँ बोलेंगे, सारे जो भी इंटरेस्टेड पार्टी है, इंटरेस्टेड पार्टी मतलब इस इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के वजह से जिनको फर्क पड़ने वाला, अगर वो राजी है तो फिर जाके सैंक्शन किया जाता है। Sanctions are there, then scheme is approved. CA journalize for scheme। फिर एक सीए को बुलाया जाता है जो एंट्री जर्नलाइज करेगा। तो हम लोग का यहाँ पर इस चैप्टर में काम क्या है? एंट्री को जर्नलाइज करना ही हम लोग का काम है। और फिर उसके बाद रिवाइज बैलेंस शीट बनाता है। नेक्स्ट यहाँ पर तो जर्नल एंट्री इस चैप्टर में मेन, और उससे हम लोग को बैलेंस शीट बनाने के लिए देगा। तो सबसे पहले जर्नल एंट्रीज क्या क्या? जर्नल एंट्रीज तो सबसे पहले फॉर रिडक्शन और इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स और लाइबिलिटीज। तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है तो ऑलवेज हमारा टारगेट ये होगा कि किसी भी तरीके से एसेट बढ़े और लाइबिलिटीज कम हो। ठीक है, तो एंट्री क्या होगा? एसेट बढ़ने से एंट्री होता है एसेट अकाउंट डेबिट। ठीक है, और एसेट कम हो जाने से एंट्री हो जाएगा एसेट अकाउंट क्रेडिट। अच्छा, तो फिर एसेट बढ़ने से प्रॉफिट कहाँ देंगे? जैसे पार्टनरशिप करते हैं तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का यूज करते हैं। यहाँ पर जो भी हमें ट्रांसफर करना है वो कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। रिकंस्ट्रक्शन या फिर रिडक्शन कुछ भी लिख सकते हैं। बीइंग एसेट इंक्रीज्ड। फिर नेक्स्ट हो जाएगा, अगर लाइबिलिटीज कम या ज्यादा करना है तो लाइबिलिटीज बढ़ने से टू लाइबिलिटी तो लॉस है, तो कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन डेबिट हो जाएगा क्योंकि ये एक नॉमिनल अकाउंट की तरह काम करता है। और अगर लाइबिलिटी कम हुआ तो प्रॉफिट। बीइंग लाइबिलिटी इंक्रीज्ड, बीइंग लाइबिलिटी डिक्रीज। ये हो गया पॉइंट 1 में 4 एंट्री। फिर पॉइंट 2, गुड आफ्टरनून मैम। फॉर पेमेंट ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस। रिकंस्ट्रक्शन
एक्सपेंसेस, तो रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस पेमेंट का एंट्री क्या हो जाएगा? तो अमाउंट पे हो रहा है, पैसा जा रहा है, तो टू बैंक तो होगा ही होगा। और किस वजह से जा रहा है? खर्चे का नाम है कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन, कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हैं बोल के ये खर्चा हो रहा है। कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक, बीइंग अमाउंट पेड। थर्ड नंबर में सेटलमेंट ऑफ कंटिंजेंट लाइबिलिटी। तो कंटिंजेंट लाइबिलिटी का मतलब है जो लाइबिलिटी फ्यूचर में हो सकता है उसे हम लोग बोलते हैं कंटिंजेंट लाइबिलिटी, जो बैलेंस शीट के फुट नोट में लिखा था। लेकिन जो लाइबिलिटी जनरेट हो चुका है वही हम लोग दिखाते हैं। जो कंटिंजेंट है कि फ्यूचर में किसी इवेंट के ऊपर डिपेंड करता है तो उसे कंटिंजेंट लाइबिलिटी बोला जाता है। तो इसीलिए उसे दिखाया जाता है फुट नोट में, अगर वो ऑकर हुआ तो फिर वो बैलेंस शीट के अंदर एंटर होता है। ठीक है। अब कोई कंटिंजेंट लाइबिलिटी था जो कि वेब्ड हो गया, तो फिर कोई एंट्री नहीं होगा। वेब्ट का मतलब आगे वो कभी पे नहीं करना पड़ेगा, वो मतलब वो जो लाइबिलिटी था वो कैंसिल ही हो गया, चाहे वो कंटिंजेंट सिचुएशन में ही रहा हो। ठीक है। और अगर किया हम लोगों ने, अगर कंटिंजेंट लाइबिलिटी ऑकर्ड हो गया तो पे तो करना पड़ेगा, तो फिर एंट्री हो जाएगा कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन डेबिट टू बैंक, बीइंग लाइबिलिटी सी डॉट लिख देते, कंटिंजेंट लाइबिलिटी पेड। ठीक है। अब कंटिंजेंट लाइबिलिटी का कुछ एग्जांपल दे देते हैं। एग्जांपल ऑफ कंटिंजेंट लाइबिलिटी, जैसे कि प्रेफरेंस डिविडेंड इन एरियर। तो क्योंकि बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है तो हो सकता है कि इस तरीके के कंपनी जो लॉस मेकिंग होते जा रहे हैं तो उनके पास प्रॉफिट नहीं है, तो कहाँ से डिविडेंड देंगे? तो इनका प्रेफरेंस डिविडेंड एरियर होते जा रहा है, बाकी रहते जा रहा है। ठीक है। अब अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर बोल रहे हैं कि डिविडेंड नहीं देना पड़ेगा, कुछ भी नहीं देना पड़ेगा, जीरो, मतलब मान लो अगर डिविडेंड 50,000 है, बोल रहा है प्रेफरेंस शेयर होल्डर लोग कुछ नहीं देना पड़ेगा, यानी वेब। ठीक है। तो नो एंट्री। और अगर देना पड़ा तो फिर कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन टू बैंक। इसके अलावा और एक एग्जांपल दे देते हैं, बिल्स डिस्काउंटेड नॉट येट मैच्योर्ड। ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? बिल्स का चैप्टर जो कि फाउंडेशन में होता है, ठीक है, या फिर अगर कभी भी किए हो तो बिल्स फॉर डिस्काउंटेड का मतलब होता है चार तरीके से बिल जो है वो मतलब रखा जा सकता है। जो बिल्स ड्रॉयर है, जो ड्रॉयर है जिसके पास बिल्स रिसीवेबल रहता है, जो कि बेसिकली सेलर होता है, जिसने कोई प्रोडक्ट बेचा होता है किसी को और उसने अगर ज्यादा टाइम मांग लिया उधार में, तो हम लोग उस पर बिल ड्रॉ करते हैं। ठीक है। प्रूफ के लिए कि कल अगर वो पैसा ना दे तो हमारे पास एक प्रूफ रहे कि हम लोगों ने इस पर्सन को ये इतने अमाउंट का ये चीज बेचा था। तो अगर हम लोग अपना जो बिल है, बिल क्या होता है ना, बिल को लेके अगर हम लोग बैंक के पास जाते हैं, ठीक है, बैंक के पास जाते हैं और वो बिल दिखाते हैं तो बैंक हमें वो बिल के अगेंस्ट पे पेमेंट कर देता है तुरंत। एक्चुअली मान लो मैंने किसी के ऊपर 3 मंथ्स का बिल ड्रॉ किया, अब मुझे 2 महीने के अंदर पैसे का रिक्वायरमेंट हुआ, तो अब हम उसको तो बोल नहीं सकते भाई तुम पैसा दे दो, क्योंकि उसने तो बोला हम 3 महीने बाद देंगे, उसके पहले हम दे नहीं सकते। जिसका हम लोगों ने बिल्स बनाया, लिखा उस पे सारे चीजों को कि भाई इतने तारीख को ही मुझे पैसा मिलेगा, तो हम उससे जबरदस्ती तो पैसा मांग नहीं सकते हैं। ठीक है। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि बिल्स हमारे पास एक ऐसा एसेट होता है, बिल्स रिसीवेबल, हम लोग जैसे अपना कोई एसेट को बैंक में मॉर्गेज रख के उसके अगेंस्ट में हम लोग क्या ले सकते हैं, लोन ले सकते हैं। सेम उसी तरीके से हम लोग बिल्स को बैंक में दे के और बैंक वाले को बोल सकते हैं, जैसे मान लो अगर मेरे पास 10,000 का बिल्स रिसीवेबल है, बैंक वाले को बोल सकते हैं ये बिल्स रिसीवेबल रख लो और मुझे 10,000 दे दो, तो बैंक बोलेगा इसमें मेरा क्या फायदा, क्योंकि 10,000
हम आपको दे देते हैं, मुझे 3 मंथ्स बाद इस पर्सन से 10,000 कलेक्ट कर लेना है, ठीक है। ये सिस्टम होता है कि बैंक कलेक्ट कर लेगा, मतलब बेसिकली जो पर्सन को पे करना है वो बैंक वाले को पे कर देगा। लेकिन बात ये है कि इसमें बैंक का क्या फायदा, बैंक बोलेगा ठीक है हम ये काम करेंगे, लेकिन इसके लिए मुझे कमीशन या फिर बोल सकते हैं डिस्काउंट कर देंगे आपके बिल को। मतलब हम 10,000 के बिल के अगेंस्ट में आपको दे देते हैं 9,500 रुपए, 500 रुपए हम अपना डिस्काउंट काट लेंगे। और जब बैंक को वो 10,000 रुपए उस पर्सन से मिल जाएगा जो पे करने वाला है, तो बैंक को यहाँ पर 500 का एक इनकम हो गया। तो बैंक इस तरीके से काम करता है, क्योंकि बैंक तो कोई चैरिटी करता है नहीं, ठीक है। तो अब हम लोगों ने बिल डिस्काउंट करवाया। अब देखो मान लो ऐसा हुआ कि 3 मंथ्स बाद जिसको पैसा देना था, मतलब जिसने मेरे से सामान खरीदा था उसको 3 मंथ्स बाद पैसा देना था, उसके पास बीपी था, बट उसने पैसा नहीं दिया, ठीक है। अब उसने पैसा नहीं दिया तो अगर कुछ भी नहीं देगा तो मेरे लिए तो बैड डेप्ट है। लेकिन बैंक वाला थोड़ी ना मानेगा, बैंक वाला बोलेगा मुझे तो इस तारीख को पैसा मिलने वाला था, आपकी पार्टी ने मुझे पेमेंट नहीं किया, तो आप एक काम करो, आप मुझे मेरा 10,000 दे दो, बाकी आप समझो वो समझो, आपका बैड डेप्ट पूरा होगा, कम होगा, ज्यादा होगा, आप लोग समझ लो, ठीक है। तो बैंक वाला कभी ये नहीं मानेगा कि उसने पैसा नहीं दिया बैड डेप्ट हो गया। बैंक बोलेगा इसमें मेरा क्या, मुझे तो, मैंने तो मीडिएटर का काम किया, आपको पैसे का जरूरत था, मैंने पैसा दे दिया, मेरा 500 रुपए का इनकम होगा क्योंकि मैंने आपको थोड़ा कम पैसा दिया, मुझे 10,000 रुपए इतने तारीख को मिलने वाले थे। तो ये जो बिल जो है डिस्काउंट हुआ है, ठीक है। अब ये अभी तक मैच्योर, जब तक मैच्योर नहीं होगा तब तक जिसके पास बिल्स रिसीवेबल था उसके लिए वो कंटीजेंट लाइबिलिटी है कि अगर सामने वाला, मतलब जिसने खरीदा है, जिसके पास बीपी है, वो अगर पेमेंट करने में केपेबल नहीं रहा, नहीं किया, तो उस केस में इसका जो है लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो अब वो डिपेंड कर रहा है कि सामने वाला पे करेगा या नहीं करेगा, उसके ऊपर वो लाइबिलिटी जनरेट होगा कि उसे बैंक को 10,000 देना है या नहीं देना है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं बिल डिस्काउंटेड बट नॉट येट मैच्योर, ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा और भी होता है, जैसे कि मान लो पेंडिंग लॉसूट, कोई केस चल रहा है, ठीक है, जिसमें हम लोग हार भी सकते जीत भी सकते। मान लो हारने से हमें पेनल्टी लग सकता है, हमें ये पैसा किसी को देना पड़ सकता है, कुछ एक अमाउंट जो कि हमें मतलब कोर्ट की तरफ से बोला जाएगा। तो अब हारेंगे तो देना पड़ेगा, नहीं तो नहीं देना पड़ेगा। तो ये भी हो गया कंटीजेंट लाइबिलिटी, ठीक है। और जैसे कंपनी गारंटी जनरेट करती है, ठीक है, मतलब गारंटी प्रोवाइड करती है, तो गारंटी प्रोवाइड करती है बेसिकली ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट के ऊपर, बहुत सारे प्रोडक्ट के ऊपर ही आजकल प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो गारंटीज जैसे होता है ना कि 1 साल तक जो है मतलब होम सर्विस मिल जाएगा, पार्ट्स वगैरह, ये इस पार्ट्स का गारंटी इसका है, इसका हार्डवेयर का, सॉफ्टवेयर का, लैपटॉप के केस में, ठीक है। तो अलग अलग चीजों पे गारंटी होता है। तो कंपनी गारंटी देती है कि हम लोग इतने साल के अंदर कुछ भी खराब हुआ तो आपको फ्री में ये ठीक करके देंगे, या फिर ये सर्विस चार्ज नहीं लगेगा, ठीक है। तो अगर हम लोग, कंपनी हम लोग को कोई गारंटी दे रही है, तो अब देखो जैसे मान लो कि लैपटॉप खराब हुआ ही नहीं, 1 साल का गारंटी था, 1 साल में मेरा लैपटॉप खराब हुआ नहीं, तो हम थोड़ी ना कंपनी को बोलेंगे कि झूठ मूठ का जाके कि मेरा ये खराब हो गया, पार्ट्स ठीक कर दो। उनको थोड़ी, उनको नहीं पता है, ऐसा थोड़ी होता है, वो तो देखेंगे सारा चीज सही है, हम झूठ क्यों बोले, हम नहीं बोल सकते, ठीक है, कोई चाहे तो नहीं बोल सकता। तो अगर खराब होगा, अब देखो मान लो कि 1,000 कस्टमर को बेचा गया, अब हो सकता है उसमें से कुछ लोगों का खराब हुआ, कुछ लोगों का नहीं हुआ, तो फिर कंपनी क्या करती है, जितना गारंटी का पैसा लग सकता है, गारंटी की वजह से जितना खर्चा मैक्सिमम हो सकता है, उतना पैसा जो है वो कंटीजेंट लाइबिलिटी बोल के रिकॉर्ड करके रख देती है, ठीक है। अब अगर ऑकर हुआ तो उतना लाइबिलिटी जनरेट होगा, नहीं हुआ तो नहीं होगा, जितना सारा चीज खराब होगा उतने के ऊपर उनको जो है गारंटी प्रोवाइड करते वक्त खर्चा दिखा, मतलब खर्चा होगा उनका, ठीक है। जैसे मान लो उनका एक एस्टिमेट है कि पर लैपटॉप पे हम लोग का 3,000 रुपए मैक्सिमम गारंटी की वजह से लग सकता है। अब मान लो किसी एक पीरियड में उन्होंने 3,000 ये लैपटॉप मान लो जो है 100 कस्टमर को बेच दिया, ठीक है, तो फिर इसका मतलब उनको 3 लाख का कंटिजेंट लाइबिलिटी लिख के रखना चाहिए कि बाई चांस अगर इनमें से किसी का भी खराब हो गया तो मैक्सिमम हमें एक एक चीजों पे 3,000 का जो है खर्चा करना पड़ सकता है। अब जरूरी नहीं है सभी का खराब हो, जरूरी नहीं है कि किसी का खराब होगा ही नहीं, ठीक है। तो ये हो गया, ये सब हो गया कंटिजेंट लाइबिलिटी। मेन बात ये है कि कंटिजेंट लाइबिलिटी हमारा फुट नोट में लिखा जाता है बैलेंस शीट के, और अगर ऑकर्ड हुआ तो फिर उसका हम लोग एंट्री करते हैं बैलेंस शीट के अंदर। फिर फोर्थ नंबर पॉइंट, इफ any loss
and deferred revenue expenditure written off even if question is साइड, ठीक है। तो देखो किसी भी तरीके का लॉस या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो वो हमें राइट ऑफ करना पड़ेगा। क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला हुआ होगा तो भी करना पड़ेगा। तो कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट, टू पीएल लॉस, लॉस को तो राइट ऑफ करना ही, उसी के वजह से तो ये स्कीम हम लोग रेडी कर रहे हैं। तो पीएल का डेबिट बैलेंस टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बीइंग लॉसेस रिटर्न ऑफ। अब डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एग्जांपल वो भी बता देते हैं। एग्जाम्पल ऑफ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या क्या होगा, जैसे अंडर राइटिंग कमीशन, अंडर राइटिंग कमीशन। तो अंडर राइटर जो है शेयर बिकवाने का काम करते हैं, बेसिकली कमीशन एजेंट होते हैं, तो इनको कमीशन देना पड़ता है, बदले में ये कंपनी का पूरा शेयर बिकवाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं, नहीं बिकेगा तो खुद खरीद लेते हैं, इतने ही वो रीच होते हैं, ठीक है। तो ये अंडरराइटर का जो कमीशन दिया जाता है वो उसका अमाउंट काफी ज्यादा होता है, ठीक है। तो वो पूरा हम लोग पीएल में चार्ज नहीं कर सकते, भले ही ये हम लोग का कमीशन है, मतलब कमीशन यानी हमें तो लग रहा है कि खर्चा है, ठीक है। खर्चा है तो कहाँ चार्ज करना है, पीएल में चार्ज करना है, ठीक है। लेकिन अगर खर्चा ह्यूज अमाउंट का होता है तो फिर हम लोग उसे धीरे धीरे राइट ऑफ करते हैं, उस खर्चे को एक ही बार में पीएल में चार्ज नहीं करते हैं कि जिस साल हो उसी साल चार्ज कर दिया, नहीं। हेवी अमाउंट या ह्यूज अमाउंट का जब होता है खर्चा तो हम लोग उसे जैसे एक एस्टिमेट कर लेते हैं कि 5 साल 6 साल में राइट ऑफ करेंगे, सेवरल ईयर्स में राइट ऑफ करेंगे, जैसा हमारे लिए सुटेबल होगा। तो अगर 10 साल में राइट ऑफ करना है, मान लो 10 लाख का खर्चा है, तो पर ईयर 1 लाख करके राइट ऑफ करना है, तो 1 लाख करके पीएल में चार्ज होगा, और जो एक्यूमुलेट होके रह रहा है, चार्ज नहीं हो रहा है जितना, वो हम लोग का जो है बैलेंस शीट में एसेट साइड में आएगा। जैसे 10 लाख में 1 लाख चार्ज हुआ, 9 लाख बैलेंस शीट में दिखेगा, फिर नेक्स्ट ईयर 1 लाख, फिर 8 लाख दिखेगा, 7 लाख दिखेगा, 1 लाख, इस तरीके से। अब ये एसेट में क्यों जाता है, क्योंकि देखो यहाँ पर एसेट में इसीलिए जाता है क्योंकि इसको हम लोग ये मानते हैं ये ऐसा एक खर्चा है, खर्चा तो है, खर्चा तो है, लेकिन ये फ्यूचर में हमें रेवेन्यू जनरेट करके देगा, ठीक है। काफी अच्छा रेवेन्यू जनरेट करके देगा, इसीलिए इसको हम लोग एक्सपेंडिचर तो है ही, बट ये रेवेन्यू जनरेट करने में केपेबल है, तो इसीलिए इसको एसेट साइड में हम लोग दिखा देते हैं, ठीक है। जैसे कि एडवर्टाइजमेंट का खर्चा बोल दिया मैंने, वो लिख देते हैं, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस मतलब बिजनेस स्टार्ट करने के पहले जो खर्चा होता है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स। तो शेयर्स जो डिस्काउंट में इशू होता है वो तो एक लॉस है, ठीक है, लेकिन वो करने पे हमारा शेयर अच्छा बिक सकता है, ठीक है। तो फिर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर, शेयर इशू करते वक्त अगर हम लोग डिस्काउंट में शेयर इशू कर रहे हैं तो उसका जो लॉस है, ठीक है, तो वो भी हम लोग का एक डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही कहलाता है। लेकिन क्या है, मॉडर्न अकाउंटिंग जो स्टैंडर्ड है ना, उसमें डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का यूज जो है वो काफी लिमिटेड है, ठीक है। मतलब लिमिटेड सिचुएशंस के लिए किया जाता है, और ज्यादा से ज्यादा जो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा कोशिश किया जाता है कि उसे पीएल में ही चार्ज कर दिया जाए, जब जब वो इनकर्ड होगा, मतलब जिस साल का खर्चा है उसी साल दिखा दिया जाए। बाकी देखो मतलब नॉर्मली हम लोग क्या कर रहे हैं, इसे कैपिटलाइज कर दे रहे हैं ना, कि भाई हम 10 लाख में 1 1 लाख करके करेंगे, बाकी हम इधर जो है एसेट साइड में दिखाते जाएंगे। तो
इसको कैपिटलाइज करना बोलते हैं, मतलब इस खर्चे को हम नाम तो बोल रहे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बट इसको कैपिटल की तरह ट्रीट कर रहे हैं। लेकिन मॉडर्न अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये करने के लिए लिमिटेशन सिचुएशंस के लिए ही अप्रूवल देता है। बाकी सारे सिचुएशन में जब का खर्चा है तभी रिकॉर्ड कर दो, अनलेस एन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्पेसिफिकली परमिट कैपिटलाइजेशन। जब तक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें कैपिटलाइजेशन करने का परमिशन नहीं देता है तब तक हम लोग इसे कैपिटलाइज नहीं कर सकेंगे। फिर भी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है इसका मतलब यही होता है, मतलब जिस अकाउंटिंग ईयर में इनकर्ड हुआ डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, उस अकाउंटिंग ईयर में तो बेनिफिट देगा और आगे के भी कुछ अकाउंटिंग पीरियड में वो हमें बेनिफिट दे देगा। ठीक है, यही होता है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अच्छा, अब फिफ्थ नंबर पे इंटेंजिबल एसेट रिटर्न ऑफ। इंटेंजिबल एसेट अगर क्वेश्चन में बोला राइट ऑफ करने के लिए तो हम लोग कैसे राइट ऑफ करेंगे? तो एसेट राइट ऑफ होगा तो एसेट डेबिट होगा, तो कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन, सॉरी एसेट क्रेडिट होगा, कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू इंटेंजिबल एसेट। being intangible asset written off। फिर सिक्स नंबर, चेंज इन शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल में किस तरीके का चेंज हो सकता है? पॉइंट, इसमें दो पॉइंट आएगा, रिडक्शन इन फेस वैल्यू एंड पेड अप वैल्यू। पेड अप वैल्यू और फेस वैल्यू में अगर रिडक्शन किया जाए तो फिर एंट्री क्या होगा? इक्विटी शेयर कैपिटल ओल्ड वाला अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल न्यू वाला टू कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन। बीइंग कैपिटल एक्सचेंज। और पॉइंट बी होता है रिडक्शन इन पेड अप वैल्यू ओनली, रिडक्शन इन पेड अप वैल्यू ओनली, सिर्फ पेड अप वैल्यू को अगर हम लोग रिड्यूस करते हैं तो क्या एंट्री होता है? तो एंट्री होता है इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन। बीइंग शेयर कैपिटल रिड्यूस। फिर इसमें एक नोट, इफ क्वेश्चन does not specify reduction in face value or paid up value, then assume change in face value and paid up value by given notes। Seventh number,
क्लोजिंग ऑफ कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, क्लोजिंग ऑफ कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, having credit balance, having डेबिट बैलेंस। अगर कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन में मेरा डेबिट बैलेंस आया तो क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस आया तो क्या होता है। डेबिट क्रेडिट बैलेंस का मतलब ये जो इतना सारा जर्नल एंट्री किया, अब इससे अगर हम लोग लेजर बनाते हैं तो फिर कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट बोल के सारी चीज पोस्ट होने के बाद या तो मेरा टू बैलेंस सीडी आंसर आ सकता है या बाई बैलेंस सीडी आंसर आ सकता है। तो वही बैलेंस तो या तो मेरा क्रेडिट बैलेंस आएगा या तो डेबिट बैलेंस। अगर क्रेडिट बैलेंस आया तो ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो क्रेडिट का मतलब प्रॉफिट, ठीक है। कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन तो एक नॉमिनल अकाउंट, उसमें क्रेडिट बैलेंस आया मतलब प्रॉफिट, तो बोल रहा है प्रॉफिट आया तो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दो। और अगर लॉस आया तो फिर क्या करना है, एडजस्ट करना है विथ, पहला प्रायोरिटी है कैपिटल रिजर्व। अगर ऑलरेडी कैपिटल रिजर्व है इस कंपनी का, ठीक है, तो वहां कैपिटल रिजर्व के साथ वो एडजस्ट कर देंगे। अगर नहीं है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम के साथ। अगर वो भी नहीं है तो फिर जनरल रिजर्व के साथ। और अगर वो भी नहीं है तो फिर पीएल के क्रेडिट बैलेंस के साथ। और अगर मान लो इतना लॉस आया है कि सारे चीज यूज करने पड़ गए, अगर क्वेश्चन में अवेलेबल रहा तो देखो, क्वेश्चन में कैपिटल रिजर्व रहेगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम, जनरल रिजर्व, तब ना करेंगे हम लोग उसके साथ एडजस्ट। पीएल सबसे एंड में क्यों दिया गया पता है, क्योंकि नॉर्मली इस तरीके का कंपनी का पीएल का क्रेडिट बैलेंस हो नहीं सकता है, लॉस ही होगा। फिर भी अगर स्कीम के दौरान किसी तरीके का प्रॉफिट जनरेट हुआ है तो उससे एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस हम लोग को फॉलो करना पड़ेगा। So, अब हम लोग, ये तो हो गया हम लोग को करना क्या है इस चैप्टर में, ठीक है। अब हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इलास्ट्रेशन से ये करेंगे। तो अभी से नोट डाउन करो कौन कौन सा क्वेश्चन करे, किसी एक अलग जगह पे नोट डाउन करो, जब हम पूछेंगे तो मुझे बताना, ठीक है। तो अभी से किसी एक पेज में ऊपर लिख के रखो कि कौन कौन सा हो रहा है, जब जब क्लास होगा तो वहां पर उसको नोट डाउन करके रखो। ये रहा। The balance sheet of Revise Limited as at 31st March 2001 was as follows: equity and liabilities, shareholders fund, share capital, notes बना हुआ है। देख लो, रिजर्व सरप्लस नेगेटिव दिख रहा है ना, पीएल में नेगेटिव बैलेंस दिखेगा और किसी तरीके का रिजर्व नहीं दिखेगा। क्यों बोलो, क्योंकि अगर कुछ और रिजर्व होगा तो पीएल को तो फिर उसको पॉजिटिव करने का मतलब चांस मिलता ना, तो नॉर्मली बाकी कुछ रिजर्व हमें मिलेगा नहीं, ठीक है। फिर भी देख लेंगे क्या है नोट नंबर 2 में। नॉन करेंट लाइबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, नोट 3 है तो चेक करेंगे क्या है। ट्रेड पेबल में कोई नोट नहीं है। अदर करेंट लाइबिलिटीज शॉर्ट टर्म प्रोविजन, नोट्स बना हुआ है, देख लेंगे। पीपीई में नोट बना हुआ है। करेंट एसेट का कोई नोट नहीं है। इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विटी। देखो पैसा भी कितना कम है, सिर्फ 30,000, ठीक है। अच्छा, शेयर कैपिटल में सिर्फ इक्विटी शेयर्स है इनके पास, 10 लाख का रिजर्व सरप्लस। ये देखो सिर्फ पीएल है, पीएल का नेगेटिव। अरे बाकी रिजर्व कहाँ से होगा, प्रॉफिट होगा तो ना जनरल रिजर्व क्रिएट करेंगे, प्रॉफिट होगा तो ना कोई और रिजर्व क्रिएट करेंगे। रिजर्व तो प्रॉफिट से बनता है, जब प्रॉफिट ही नहीं है तो रिजर्व कहाँ से आएगा। तो ये पूरा का पूरा देख लो पीएल का डेबिट बैलेंस। फिर ये 12% डिवेंचर है लॉन्ग टर्म बोरिंग में, 2 लाख का इंटरेस्ट पेबल ऑन डिवेंचर। देखो डिवेंचर का इंटरेस्ट बाकी रह गया, नॉर्मल सा बात है, बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, लॉस हो रहा है, तो कहाँ से पैसा देगा ये लोग।
फिर शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, और किसी चीज का प्रोविजन नहीं है। देखो टैक्सेशन का तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक कंपनी जिंदा है तो टैक्स तो उसे भरना पड़ेगा। जबकि इनका लॉस हो रहा है वो बात अलग है, लेकिन लॉस होने पे नॉर्मली टैक्स नहीं देना पड़ता है। लेकिन पहले का अगर कोई टैक्स का अमाउंट बाकी है, ठीक है, या फिर हो सकता है इसी साल से लॉस स्टार्ट हुआ है, जो भी हो, तो यहाँ दिया हुआ है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में मशीन दिया हुआ है। इट वाज डिसाइडेड टू रिकंस्ट्रक्ट द कंपनी फॉर विच नेसेसरी resolution was passed and sanction were obtained from approved authorities। मतलब जो भी स्टेप्स होना चाहिए कि कोर्ट के पास अप्रूवल, BIFR, ये सब हो चुका है। अकॉर्डिंगली इट वाज डिसाइडेड दैट। तो वो देखो हमेशा हम लोग को क्वेश्चन में देगा कि हो चुका है, क्योंकि नहीं तो क्वेश्चन हम लोग का क्या बनेगा, स्कीम का ही तो एंट्री हमें करने के लिए देगा एग्जाम में। फिर बोल रहा है देखो क्या क्या डिसाइड हुआ है। बोल रहा है इच शेयर इज सब डिवाइडेड इनटू 10 फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर ऑफ 10 इच। तो बोल रहे हैं शेयर्स को हम लोग डिवाइड कर देंगे, ठीक है, फुल्ली पेड अप ही रखेंगे, 10 रुपए का शेयर बना देंगे, ठीक है। मतलब शेयर्स कितने रुपए का था, देखो इनका एक एक शेयर 100 रुपए का था, वो एक एक शेयर को 10 रुपए का शेयर बना देंगे। और बोल रहे हैं इंटू 10 फुल्ली पेड अप। क्यों बोला है 10, क्योंकि एक शेयर था 100 रुपए का, ठीक है। अब ये लोग बोल रहे हैं हम लोग एक शेयर बना देंगे 10 रुपए का, लेकिन हम लोग सिर्फ शेयर को ही सब डिवाइड कर रहे हैं, हम लोग कैपिटल में कोई चेंजेस नहीं ला रहे, क्योंकि बोला नहीं है, बोला है सारे शेयर्स को, एक एक शेयर्स को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। मतलब जैसा किसी के पास एक 50 रुपए का नोट है, वो बोल रहा है कि मुझे 10 रुपए का 5 नोट दे दो, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, छुट्टा करवाना, ठीक है। तो ये 10 रुपए वाला 5 नोट ले लिया, तो ये चीज करना है। तो मतलब बोल रहे हैं कि जो 100 रुपए का एक शेयर था उसको एक शेयर 10 रुपए का कर देंगे। इसीलिए अब हमारा नंबर ऑफ शेयर्स कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स मतलब किसी के पास अगर इस कंपनी का एक शेयर था, अभी 10 शेयर्स हो जाएगा, लेकिन 10 रुपए वाला, ठीक है, वैल्यू कम हो गया। ऐसे एक नोट था हाथ में, अभी 5 नोट आ जाएगा। आफ्टर सब डिविजन इच शेयर होल्डर सेल सरेंडर टू द कंपनी 50% ऑफ हिज होल्डिंग। अच्छा ये क्यों करवाया गया, अब शेयर होल्डर को बोला जाएगा आप अपना शेयर्स का 50% सरेंडर कर दो, ठीक है, सरेंडर कर दो मतलब छोड़ दो, फॉर द पर्पस ऑफ री इशू टू डिवेंचर होल्डर्स एंड ट्रेड पेबल एज नेसेसरी। बोल रहा है आप लोग जो शेयर सरेंडर कर दोगे वही शेयर्स हम लोग री इशू कर देंगे अपने डिवेंचर होल्डर को। मतलब डिवेंचर होल्डर को पैसा नहीं देके हम लोग शेयर्स दे देंगे, और ट्रेड पेबल जो भी है उनको भी शेयर्स दे देंगे। तो वो शेयर लेके करेंगे क्या, अगर कंपनी अच्छा नहीं है तो देखो वो तो स्कीम में पास हुआ है कि भाई ऐसा ऐसा होगा, डिवेंचर होल्डर ने माना है कि हाँ हम लोग शेयर ले लेंगे, ट्रेड पेबल जो है उन्होंने भी मान लिया कि हम लोग शेयर्स ले लेंगे, तो री इशू करेंगे। अब सरेंडर करने से बेनिफिट क्या है, तो कंपनी फिर से शेयर इशू क्यों नहीं कर रही है, उनसे सरेंडर करवा के क्यों री इशू कर रही है, क्योंकि देखो अगर कंपनी शेयर इशू करने जाएगी तो शेयर इशू करने का तो एक खर्चा है, अंडर राइटर को बुलाओ, ठीक है, कम इसके बाद जो भी प्रोसेस होगा, स्टैंप ड्यूटी वगैरह जो भी लीगल प्रोसेस होता है उसमें तो खर्चा होगा। अब कंपनी के पास पैसा है ही नहीं, वो कहाँ से खर्चा करे। तो कंपनी अपने ही शेयर होल्डर को बोल रही है कि शेयर सरेंडर कर दो। सरेंडर करने से क्या होगा, वही शेयर हम लोग किसी और को दे देंगे जिसमें हमारा कोई प्रोसेसिंग का खर्चा नहीं होगा शेयर इशू करने का। ऑलरेडी इशूड शेयर को री इशू कर रहे हैं, जैसे कंपनी अकाउंट्स कभी पढ़े हो तो वहां पर देखते हो कि शेयर फॉरफिट कर दिया, फिर वही फॉरफिटेड शेयर को री इशू कर दिया जाता है। तो यहाँ पर फॉरफिट तो नहीं है, क्योंकि यहाँ ऐसा नहीं है कि शेयर होल्डर लोगों ने पैसा नहीं दिया उनका शेयर फॉरफिट कर दिया। तो यहाँ पर भी एक तरीके से इनको सरेंडर करवा रहे हैं, ये इनका गलती नहीं है, कंपनी लॉस मेकिंग है तो इनको रिक्वेस्ट की है सरेंडर करो, ये माने भी थे तभी स्कीम में ही लिखा हुआ था। और फिर उसके बाद वही सरेंडर शेयर्स को रीइशू कर दिया जाएगा डिवेंचर होल्डर और ट्रेड पेबल वाले को, और ये स्कीम में लिखा हुआ है तो ये चीज हम लोग एग्जीक्यूट कर देंगे। लेकिन बात ये है समझने वाला कि कंपनी नया शेयर भी तो इशू कर सकती थी ना, लेकिन उसमें खर्चा होता है, तो अभी कंपनी खर्चा करने के हालत में है नहीं, तो शेयर होल्डर से सरेंडर करवा दिया और शेयर्स को कम वैल्यू का भी कर दिया, जो 100 रुपए का शेयर्स था वो 10-10 रुपए, और सरेंडर करवा दिया उनसे 50%। आउट ऑफ शेयर सरेंडर 10,000 शेयर्स ऑफ 10 each shall be converted into 12% preference share of 10 each fully paid up। अब बोल रहा है जो शेयर सरेंडर हुआ उसमें से
डिवेंचर होल्डर को गया, ट्रेड पेएबल को गया, और 10,000 शेयर्स जो है उसको 12% प्रेफरेंस शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, 10 रुपए वाला। द क्लेम ऑफ डिवेंचर होल्डर शैल बी रिड्यूस्ड बाय 75% इन कंसिडरेशन ऑफ द रिडक्शन द डिवेंचर होल्डर शैल रिसीव प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 1 लाख विच आर कन्वर्टेड आउट ऑफ शेयर सरेंडर। बोल रहा डिवेंचर होल्डर अपना क्लेम जो है वो 75% से कम कर देगी, और जितना रिडक्शन हो रहा है उसके बदले कम शेयर होल्डर लोग प्रेफरेंस शेयर्स लेंगे 1 लाख रुपए का, और उसे कन्वर्ट कर देंगे। सॉरी, ये 1 लाख रुपए का प्रेफरेंस शेयर कहाँ से मिलेगा? ये जो कन्वर्ट हो रहा है ना, ये शेयर सरेंडर्ड शेयर से जो प्रेफरेंस शेयर बन रहा है वही प्रेफरेंस शेयर इनको दिया जाएगा। ट्रेड पेबल क्लेम्स शैल बी रिड्यूस टू 50%। इट इज टू बी सेटल्ड बाय द इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ 10 each आउट ऑफ शेयर सरेंडर। बोले ट्रेड पेबल जो है वो अपना क्लेम 50% कम करेगी, और बाकी जो सेटलमेंट होगा उनको इक्विटी शेयर दिया जाएगा सरेंडर शेयर में से, ठीक है। बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू बी रिटर्न ऑफ, जो भी पीएल में लॉस दिख रहा है वो राइट ऑफ करना है। द शेयर सरेंडर आर नॉट रीइश्यूड शैल बी कैंसिल। बोल रहा है बाकी अगर कोई शेयर सरेंडर बच जाएगा, सरेंडर शेयर्स अगर कुछ बच जाएगा तो वो रीइश्यू और नहीं होगा, वो कैंसिल हो जाएगा। जहां जहां रीइश्यू करना है वो बोल दिया, उसके बाद अगर बच जाता है तो उसे कैंसिल कर दो। यू आर रिक्वायर्ड टू शो द जर्नल एंट्रीज गिविंग इफेक्ट टू द अबव एंड द रिजल्टेंट बैलेंस शीट। तो हम लोग को जर्नल एंट्री और बैलेंस शीट दोनों बना के दिखाना, ठीक है। तो पहले जर्नल एंट्री कर लेते हैं। तो सबसे पहले शेयर कैपिटल को हम लोग क्या कर रहे हैं, शेयर कैपिटल को हम लोग सब डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका एंट्री क्या हो जाएगा? तो पुराना शेयर कैपिटल तो हम शॉर्ट में लिख रहे हैं इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। इक्विटी शेयर होल्डर नहीं लिख देना है गलती से भी, कैपिटल ही लिखना है, कैपिटल चेंज हो रहा है। 100 रुपए वाला कैपिटल था वो बन जाएगा नया जो इक्विटी शेयर कैपिटल बनेगा। तो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल कितने का बनेगा? एक एक शेयर 10 रुपए का, ठीक है। तो पहले कितना था? 100 रुपए का कितना सारा शेयर्स थे? 10,000। तो इसका वैल्यू था 10 लाख, ठीक है। अभी यही वाला 10 रुपए का शेयर्स हो जाएगा, ये 100 रुपए वाला 10 रुपए का, और एक शेयर के बदले 10 शेयर, तो 10,000 शेयर्स के बदले कितना शेयर्स हो जाएगा? एक शेयर्स का 10 शेयर बनेगा, तो 10,000 शेयर्स का कितना शेयर्स बनेगा? 10,000 इंटू 10, ठीक। ये एट द रेट है, ये एट द रेट है, ठीक है। तो अभी कितना रुपया हो जाएगा? तो वही 10 लाख ही हुआ थी, ये 1 2 3 4 5 6, 10 लाख। being 1 lakh इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 each, मतलब 1 लाख शेयर्स बन गया 10 रुपए का। सेकेंड, शेयर सरेंडर करवाएंगे 50%, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 10 रुपए वाला जो 1 लाख शेयर्स बना उसका 50% जो है हम लोग सरेंडर करेंगे। तो 10 लाख का 50% होता है तो 5 लाख, 5 लाख का शेयर सरेंडर हो जाएगा। 2 लिखना पड़ेगा, इसको कौन से अकाउंट में देंगे? शेयर सरेंडर अकाउंट। 2 हो जाएगा शेयर सरेंडर 5। तो देखो हम लोगों ने कौन कौन सा पॉइंट डील कर लिया। तो ये देखो, पहले पॉइंट ए, फिर पॉइंट बी, हम लोगों ने 50% शेयर सरेंडर करवा दिया। अब वो सरेंडर शेयर से क्या क्या हो रहा है वो देखो। सबसे पहले यहाँ पर हमें तो बोला है कि वो रीइश्यू किया जाएगा डिवेंचर होल्डर ट्रेड पेबल को, और किस तरीके से किया जाएगा वो नीचे बोला है। ट्रेड पेबल वाला पॉइंट ई में है, डिवेंचर होल्डर वाला पॉइंट डी में है। उसके पहले पॉइंट सी में ये भी बोला है कि प्रेफरेंस शेयर बनाया जाएगा 10,000 सरेंडर शेयर से 10 रुपए वाला। तो पहले प्रेफरेंस शेयर बना लेते हैं। तो शेयर सरेंडर जो बना उसमें से यूज करेंगे, तो इसमें लिखना है बीइंग शेयर सरेंडर, बीइंग शेयर सरेंडर। शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। 10,000 शेयर सरेंडर लेना है और 10 रुपए का प्रेफरेंस शेयर बनाना है, तो 1 लाख हो जाएगा। तो 5 लाख में से 1 लाख चला गया। बी शेयर सरेंडर ट्रांसफर टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अच्छा, फिर यहाँ पर बोला है कि
डिवेंचर होल्डर अपना क्लेम 75% रिड्यूस कर देंगे और बदले में क्या लेंगे, ये लोग 1 लाख रुपए का प्रेफरेंस शेयर लेंगे जो कि शेयर सरेंडर से बना हुआ है। ठीक है, तो डिवेंचर होल्डर्स का क्लेम कितना था, तो 12% डिवेंचर था 2 लाख। ठीक है, इसका 75% कम हो जाएगा, तो 12% डिवेंचर में कितना कम हो जाएगा, 12% डिवेंचर अकाउंट डेबिट 2 लाख इंटू 75, तो 1,50,000। और इनका इंटरेस्ट जो बाकी था, तो टोटल जो लाइबिलिटी है तो इंक्लूडिंग इंटरेस्ट भी होना चाहिए, तो ये भी आ जाएगा। इंटरेस्ट पेबल 24,000 का 75, इंटरेस्ट पेबल अकाउंट डेबिट 24,000 का 75%, तो कितना हो जाएगा, 18,000। तो 18,000, तो इतना क्लेम रिड्यूस हो जाएगा। कैसे, इसके बदले ये लोग शेयर्स लेने वाले, तो इतना क्लेम जो रिड्यूस होगा उसमें हम लोग का ये बेनिफिट है, तो टू कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन बिल के जाएगा बेनिफिट 1,68,000 being debenture holders liability reduced. यहाँ पर claim of the debenture shall be reduced by 75% in consideration of the reduction. The debenture holder shall receive preference shares of 1 lakh which are converted out of share surrender. ठीक है, तो इसके बदले इनको जो है प्रेफरेंस शेयर्स मिलेगा बोल रहा है, तो प्रेफरेंस शेयर्स जो बनाए उसी से ये जो 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स इंटू 10, 1 लाख हुआ है, यही प्रेफरेंस शेयर्स इनको मिल जाएगा। ठीक है, फिर बोल रहा है ट्रेड पेबल का क्लेम 50% से कम करना है, तो देखते ट्रेड पेबल कितना, पहले क्लेम को कम कर देते हैं। तो ट्रेड पेबल है हम लोग का 72 का 50%, तो उतने से कम हो जाएगा, तो ट्रेड पेबल अकाउंट डेबिट 36,000 को 72,000, नहीं 50% का मैंने बोला, हाँ 36,000 टू कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन being trade payable reduced. अब नेक्स्ट देखते हैं और क्या बोलेगा। अच्छा, इनको इक्विटी शेयर इशू किया जाएगा शेयर सरेंडर से। ठीक है, तो इक्विटी शेयर इशू करते हैं, तो शेयर सरेंडर से इक्विटी शेयर इशू करेंगे, तो शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितना इक्विटी शेयर इशू होगा, जितना शेयर सरेंडर, जितना इनका इन्होंने 50% जो लाइबिलिटी रिड्यूस किया है उसके बदले शेयर्स ले लेंगे, तो 10 ईच करके, तो 36,000 का लाइबिलिटी रिड्यूस किया, उसके बदले 10 रुपए वाला कितना सारा शेयर्स मिल जाएगा, 3,600, यानी 36,000 का शेयर्स मिल जाएगा। तो बीइंग शेयर issued out of surrender share. पीएल राइट ऑफ होगा, तो कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू पीएल
कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू पीएल, तो पीएल बीइंग पीएल राइट ऑफ। पीएल भी लिख सकते हैं, लॉस भी लिख सकते हैं, तो पीएल में कितना, नेगेटिव में 6 है, ये राइट ऑफ। फिर देखते हैं बैलेंस जो है राइट ऑफ शेयर सरेंडर। अच्छा, अगर कुछ शेयर सरेंडर में बचेगा तो वो और री इशू नहीं होगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, चेक करते हैं कुछ बच रहा है कि नहीं बच रहा। चेक करना पड़ेगा तो शेयर सरेंडर में कितना था, यहाँ से चेक करो। तो सबसे पहले शेयर सरेंडर में 5 लाख का शेयर्स था, ठीक है, उसमें से 1 लाख का प्रेफरेंस शेयर बना, तो 4 लाख रहा, 4 लाख और 4 लाख, और इधर कितना गया, 4 लाख, और इधर से 36,000 लेस हो जाएगा। 4 लाख में से 36,000 लेस हो गया, कितना हो, 3,64,000 होगा। तो ये हम लोग कैंसिल कर देंगे, तो कैंसिल करने से शेयर सरेंडर डेबिट हो जाएगा। तो कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन बी शेयर सरेंडर कैंसिल। अब चेक करना है कि कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन में कितना अमाउंट आया। तो अगर क्रेडिट बैलेंस आएगा तो फिर वो हम लोग का कैपिटल रिजर्व में जाए, देखते हैं। और अगर डेबिट हुआ तो एडजस्ट करना पड़ेगा। कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन में कितना है, सबसे पहले यहाँ पर है 1,68,000 क्रेडिट। अकाउंट नहीं बनाएंगे, ऐसे ही कर लेंगे। 1,68,000 क्रेडिट, 36 क्रेडिट, तो 1,68,000 क्रेडिट, 36 क्रेडिट। अच्छा, फिर 6 लाख डेबिट, 6 लाख डेबिट, और 3,64,000 क्रेडिट। 32,000 आ रहा है, 32,000 नेगेटिव आया, मतलब आना चाहिए। फिर से हमसे तो मेरा 4,000 4,000 देखते हैं। ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, शेयर सरेंडर टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है, ये कंबाइन करके चलेंगे। फिर उसके बाद इन 12% डिवेंचर इंटरेस्ट पेबल टू कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन, प्रेफरेंस शेयर्स को यहाँ दिखाएंगे। ट्रेड पेबल टू रिकंस्ट्रक्शन, ट्रेड पेबल्स टू रिकंस्ट्रक्शन बोल रहा है 72,000 होना चाहिए। यहाँ पर 75%, ट्रेड पेबल कितना 50%, तो ट्रेड पेबल कितना था, ट्रेड पेबल था 72,000 का 50% कितना होता है, 36,000। अच्छा, तो यहाँ पर बोला है
बैलेंस के लिए तो ये जाएगा। अच्छा अच्छा, देखो यहाँ पर क्या है कि ट्रेड पेबल क्लेम शैल बी रिड्यूस टू 50% और इट इज टू बी सेटल्ड बाय द इशू ऑफ इक्विटी शेयर 10 इज आउट ऑफ द शेयर सरेंडर। अच्छा, तो यहाँ पर इसका मतलब कि ट्रेड पेबल का जो क्लेम है वो 50% रिड्यूस हो जाएगा और इट इज टू बी सेटल्ड बाई, तो बाकी कौन सा मतलब कितने हिस्से के लिए शेयर्स इशू होगा वो देखना है। मतलब ये देखो यहाँ पर शेयर सरेंडर से हम लोगों ने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बना लिया, फिर ये जो है हम लोगों ने डिवेंचर वाला पॉइंट लिख लिया, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर ट्रेड पेबल टू कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन 36,000 से हम लोग का ये कम हो रहा है। अच्छा, अब शेयर सरेंडर जो है उसमें से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बनेगा 1 लाख का, इक्विटी शेयर कैपिटल बनेगा 36,000 का। वो तो मैंने बनाया है, ये देखो इक्विटी शेयर कैपिटल बना है 36,000 का और जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 1 लाख का बना है वो भी दिखाया है मैंने। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर रिकंस्ट्रक्शन टू पीएल टू कैपिटल रिजर्व 4,000 आ जाएगा। मेरा सभी मैच हुआ है, बस एक पॉइंट में प्रॉब्लम दिख रहा है। इन्होंने तो बहुत ही छोटा सा कंबाइन करके कर दिया। इक्विटी शेयर कैपिटल टू शेयर सरेंडर टू शेयर कैपिटल। अच्छा, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट 10 लाख, ठीक है। फिर इन्होंने कर दिया है टू शेयर सरेंडर 5 लाख। वो हम लोग का भी आया है टू शेयर सरेंडर, ये देखो ये वाला पॉइंट, फिर टू शेयर सरेंडर 5 लाख और ये दोनों को नेट कर दिया है। 10 लाख और 5 लाख नेट करने से 5 लाख क्रेडिट आएगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख, ठीक है। इस तरीके से इन्होंने पहला मेरा जो दो एंट्री हम लोगों ने किया है कि मैंने स्प्लिट करके दिखाया है कि पहले शेयर का चेंजेस हुआ 100 रुपए वाला 10 रुपए, उसके बाद उससे शेयर सरेंडर हुआ। उन्होंने इस चीज को कंबाइन करके लिखा है, ठीक है। तो हमारा मैच हो रहा है, सब डिविजन किया है 10,000 शेयर 100 ईच वाला 10 ईच में। फिर उसके बाद इन्होंने डायरेक्ट वो डिवेंचर वाला पॉइंट कर दिया कि 12% डिवेंचर इंटरेस्ट पेबल टू कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है। ये वाला 1,68,000 जो एंट्री मेरे साथ भी मैच हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर देखो शेयर सरेंडर टू 12% प्रेफरेंस शेयर, मतलब शेयर सरेंडर टू 12% प्रेफरेंस शेयर 1 लाख होगा, जो कि मेरा ये वाला एंट्री, मतलब उसके साथ हम थोड़ा एक बार मैच कर ले रहे हैं कि क्यों मेरा 4,000 नहीं आ रहा है। अच्छा, फिर इसके बाद ट्रेड पेबल टू रिकंस्ट्रक्शन बोल के इन्होंने 72 दिखाया है, मैंने यहाँ 50% वाला एंट्री किया है, इन्होंने एक साथ कर दिया, क्यों किया है देखते हैं। फिर बोला है कि शेयर सरेंडर टू इक्विटी शेयर कैपिटल 36,000 होगा, ये देखो यहाँ पर भी है मेरा वो एंट्री। और शेयर सरेंडर टू रिकंस्ट्रक्शन 3,64 होगा, शेयर सरेंडर टू कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन 3,64 होगा, वो मैंने किया है। और ये जो है पीएल का राइट ऑफ होगा रिकंस्ट्रक्शन टू पीएल, फिर बाकी बैलेंस कैपिटल रिजर्व बोल के आ जाएगा। मतलब सारा एंट्री हम लोग का सही है, बस ये 72,000 होगा बोल रहा है। मतलब मैंने जो ये 36 किया है तो मेरा एक और एंट्री होना चाहिए क्योंकि मैंने स्प्लिट करके किया है। बट वो क्यों देख लेते, ट्रांसफर्ड क्लेम ऑफ द ट्रेड पेबल टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट 50% ऑफ विच इज बीइंग क्लियर रिडक्शन एंड इक्विटी शेयर्स आर बीइंग इशूड इन कंसिडरेशन ऑफ द बैलेंस। तो ये जो इक्विटी शेयर इशू हो रहा है 36,000 का, इसके लिए बैलेंस के लिए, तो यहाँ पर क्लेम ऑफ ट्रेड पेबल क्लेम शैल बी रिड्यूस टू 50%, फिर कॉमा देके इट इज टू बी सेटल्ड बाय द इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each आउट ऑफ द शेयर सरेंडर और द क्लेम ऑफ द डिवेंचर होल्डर्स। अच्छा, इट इज टू बी सेटल्ड मतलब पूरा का पूरा ही ट्रेड पेबल सेटल हो जाएगा, ये चीज बोला है। अच्छा, तो इसमें एक्चुअली इसको अगर हम लोग कंबाइन एंट्री करें ना तो इसमें ऐसे होना चाहिए कि ट्रेड पेबल अकाउंट डेबिट 72,000 होना चाहिए और टू कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन हम लोग का जो है 72,000 होना चाहिए, क्योंकि पूरा ही हम लोग का बेनिफिट है, क्योंकि ये पूरा सेटल हो जाएगा और इनको हम लोग जो शेयर दे रहे हैं तो वो शेयर सरेंडर टू इक्विटी शेयर कैपिटल हो जाएगा। इस तरीके से एंट्री होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर सेटल बोला है, सेटल मतलब, और ट्रेड पेबल हमारे बैलेंस शीट में नहीं दिखेगा। और जो डिवेंचर का था द क्लेम ऑफ डिवेंचर होल्डर शैल बी रिड्यूस्ड बाय 70%, 75%, रिड्यूस्ड बाय 75% से कम किया गया है इन कंसिडरेशन ऑफ द रिडक्शन, और रिडक्शन के बदले द डिवेंचर होल्डर शैल रिसीव प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 1 लाख विच आर कन्वर्टेड आउट ऑफ शेयर सरेंडर। तो उसका एंट्री तो पहले ही हम लोगों ने कर दिया था, ये देखो
ये हैंग कर गया। ये देखो यहाँ पर जब हम लोगों ने प्रेफरेंस शेयर बनाया, ठीक है, ये पूरा प्रेफरेंस शेयर ही किसको जा रहा है, जो 1 लाख रुपए का प्रेफरेंस शेयर वो हमारे डिवेंचर होल्डर को जा रहा है, रिड्यूस्ड बाय, और ये 50% तक रिड्यूस्ड होगा, ठीक है, और बाकी सेटल डाउन हो जाएगा, बाकी बैलेंस अमाउंट को सेटल डाउन कर लिया जाएगा। मतलब ट्रेड पेबल पूरा का पूरा ही हमारे बैलेंस शीट में नहीं दिखना चाहिए, यही चीज यहाँ पर लिखा है। Transferred claim of the trade payable to reconstruction account 50% which is being clear reduction and equity shares are being issued in consideration of the balance। तो ये बाकी के लिए 36,000 के लिए जो है इक्विटी शेयर कैपिटल दिया जाएगा, ठीक है। तो इस पे एक और एंट्री कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर जहाँ दिखा है यहीं पर कर देते पूरा 72,000 तो भी हो जाए। शेयर सरेंडर टू इक्विटी शेयर कैपिटल किया तो उसके बाद कर देते हैं यहाँ पर 7 नंबर, ये सही रहेगा, यहाँ पर कर देते हैं और इसको 8 नंबर एंट्री लिखते हैं, या 7 नंबर एंट्री में लिख देते हैं ट्रेड पेबल टू कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन 36,000, फिर ये 8 नंबर एंट्री, ठीक है। तो फिर हम लोग का अभी बैलेंस आ जाएगा 4,000 ही आएगा, क्योंकि हम लोग का तब आ रहा था 36,000, तो और कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन में यहाँ पर हम लोग का 36 नहीं, कितना आया था 32 के साथ 36 एडजस्ट होने से 4,000 ही आएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, क्योंकि क्रेडिट आया 4,000, बी अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। बैलेंस शीट बनानी है, बैलेंस शीट ऑफ रिवाइज्ड लिमिटेड ब्रैकेट में एंड रिड्यूस्ड ये लिखना पड़ता है ताकि पता चले कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है, ऐसा कंपनी है, ताकि लोग इसमें पैसा अगर इसका शेयर खरीदना चाहते हैं तो सोच समझ के खरीदें। इक्विटी एंड लाइबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, नॉन करेंट लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरिंग, ये सब था, ठीक है। तो इसमें तो बनाना उतना प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो है वही हमें दिखाना है, बस जो चेंजेस होगा वो ट्रेड पेबल ये रहेगा नहीं, ये तो चला गया, क्योंकि पूरा का पूरा 72,000 सेटल हो गया। अदर करेंट लाइबिलिटी शॉर्ट टर्म प्रोविजन ये दोनों है, अदर करेंट लाइबिलिटी शॉर्ट टर्म प्रोविजन। एसेट्स, नॉन करेंट एसेट, पीपीई, करेंट एसेट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो सबसे पहले नोट्स टू अकाउंट्स, नोट नंबर 1, शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल issued, subscribed, authorized भी तो लिखना चाहिए, authorized, issued, subscribed,
and paid up. तो कितना सारा इक्विटी शेयर होगा? तो कितना इक्विटी शेयर इशू हुआ है? एक तो इक्विटी शेयर जो है यहाँ पर से देखते हैं। देखो सबसे पहले इक्विटी शेयर था इनके पास कितने रुपए का? 10 लाख का। फिर वो 10 लाख ही रहा, बस उसका वैल्यूएशन में चेंजेस हुआ। फिर उसमें से 5 लाख चला गया तो 5 लाख बचा। फिर 5 लाख में से 5 लाख जो बचा, और कितना इशू किया गया? 36,000। तो 3,600 और उधर 5,000, तो फिर ये हो जाएगा 53,600। क्योंकि 5,36,000 हो रहा है तो 53,600, क्योंकि जहां 5 लाख दिख रहा है वो 50,000 और ये 3600 नंबर ऑफ शेयर्स पे, तो 53,600 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 10 ईच। तो 5,36,000। और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी आएगा। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में प्रेफरेंस शेयर्स है 1 लाख का। 10,000 प्रेफरेंस शेयर एट द रेट ऑफ 10 each. Out of the above shares, all are allotted as fully paid up pursuant to capital reconstruction by conversion of equity share without payment being received in cash। मतलब ये इशू करके हमें कोई पैसा वैसा नहीं मिला है, ये जो प्रेफरेंस शेयर है, क्योंकि ये तो कन्वर्ट हुआ था शेयर सरेंडर से, तो वो लिख के दिखाना पड़ता है, ठीक है उसका, नहीं तो मार्क्स कटेगा। तो फिर ये हो गया हम लोग का 6,36,000 टोटल शेयर कैपिटल। मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये जो प्रेफरेंस शेयर है 10,010 रुपीज वाला, ये सारे एलोटेड हुए हैं, फुल्ली पेड अप, और ये कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन के स्कीम के वजह से हुए हैं। और इसमें क्या हुआ है? कन्वर्जन हुआ है इक्विटी शेयर, कोई पेमेंट वेमेंट हमें नहीं मिला है, ना ही तो हमें कोई कैश वैश मिला है, ठीक है। फिर नोट नंबर 2, रिजर्व एंड सरप्लस। तो उसमें आ जाएगा कैपिटल रिजर्व 4,000। फिर नोट नंबर 3, तो इसमें आ जाएगा हम लोग का लॉन्ग टर्म बोरिंग। तो लॉन्ग टर्म बोरिंग में 12% डिवेंचर बच रहा है, ठीक है। अब डिवेंचर का सेटल नहीं बोला था, देखो ये डिफरेंस है, इसीलिए वहां 72,000 से उन्होंने एंट्री किया। बोला था कि द क्लेम ऑफ डिवेंचर सेल बी रिड्यूस, बोला सिर्फ 75% का हुआ है, तो 25% डिवेंचर दिखेगा। तो डिवेंचर टोटल कितना था? 2 लाख था, उसका 25% दिखेगा। तो 2 लाख का 25% कितना होता है? 1/4, मतलब 50,000, ये दिखेगा, ठीक है। नोट नंबर 5, सॉरी नोट नंबर 4, अदर करेंट लायबिलिटी, जहां पर आ जाएगा इंटरेस्ट पेबल ऑन डिवेंचर। तो 24,000 का 25%, मतलब 1/4, 1/4 मतलब 6,000, ठीक है। ये हमारा यहाँ पर दिखेगा। तो ये डिफरेंस था, देखो वहां 72,000 का पूरा एंट्री कर दिया बिकॉज सेटल्ड बोला था, ठीक है। तो पूरा का पूरा जो है ट्रेड पेबल हम लोग का खत्म, ठीक है। फिर यहाँ पर बोला था कि 50% रिड्यूस हो जाएगा और बाकी सेटल हो जाएगा, मतलब ट्रेड पेबल बुक से 72,000 का चला जाएगा, जिसमें से 2 कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन बोल के आ जाएगा हम लोग का 72,000, और बाकी क्या किया जाएगा? इनको शेयर इशू कर दिया जाएगा। इसीलिए देख लो ये वाला एंट्री में थोड़ा कंफ्यूजन था कि ट्रेड पेबल यहाँ कितना हो जाएगा, ये 36 और 36 को एड ऑन करोगे तो 72,000 पूरा सेटल हो जा रहा है। तो इसका मतलब वो कुछ क्लेम नहीं कर रहे हैं, बदले में शेयर्स ले रहे, पैसा नहीं देना पड़ेगा। तो पूरा का पूरा 30, यहाँ पर 2 कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन 72,000 हो जाएगा, और बाकी हम लोग का यहाँ पर जो शेयर इशू हो रहा है उसका यहाँ पर एंट्री कर दिया कि इनको इक्विटी शेयर कैपिटल दिया जाएगा। ये देखो, इट इज टू बी सेटल्ड बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ 10 each आउट ऑफ द शेयर्स सरेंडर।
फिर इसके बाद नोट नंबर 5 शॉर्ट टर्म प्रोविजन, इसमें जो था वही रह जाएगा, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। जितना अमाउंट था उतना ही रह जाएगा, देखते हैं कितना था। 24,000। फिर नोट नंबर 6 एसेट साइड आ गया, पीपीई। तो पीपीई में तो सिर्फ मशीन है, मशीन है 1 लाख। तो लिखते हैं 6,36,000 नोट नंबर 1, 6,36,000 नोट नंबर 2, 4,000 कैपिटल रिजर्व नोट नंबर 3, 50,000। अदर करेंट लाइबिलिटी शॉर्ट टर्म प्रोविजन। अच्छा, अदर करेंट लाइबिलिटी हो जाएगा 6,000 और 24,000, 6,000 और 24,000 इसका टोटल। और पीपी नोट नंबर 6 ये है मशीन का 1 लाख। करेंट एसेट में इन्वेंट्री 3,20,000, ट्रेड रिसीवेबल 2,70,000, 3,20,000, 2,70,000 और कैश इक्विवेलेंट 30,000, जैसा था वैसा लिख दिया। तो ये हो गया 3 लाख, 3,06,000 और एक 7,20,000। तो ये लाइबिलिटी साइड भी 7,20,000 आने से सही हुआ है, तो देख लेते हैं। 24,000 और 6 आ रहा है। आपका लगवा सकते हैं। 6 7,20,000। अब हम लोग करेंगे इलस्ट्रेशन 5। Vaibhav Limited gives the following ledger as at 31st March 2001. Property, plant, equipment, investment, market value 19 lakh, book value 20 lakh. Current asset, PL का डेबिट बैलेंस, शेयर कैपिटल इक्विटी शेयर 6% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, 5% डिवेंचर, क्रेडिटर, provision for taxation. The following scheme of internal reconstruction is sanctioned. All the existing equity share are reduced to 40 each, preference share 60 each. The rate of interest on debenture increased to 6%. The debenture holders surrender their existing debenture of 100 each and exchange the same for the refreshed debenture of 70 each for every debenture held by them. Property, plant, equipment is to be written down by 20%. Current asset are to be revalued at 90 lakh. Investment are to be brought to their market value. One of the creditor of the company to whom the company owes 40 lakh decide to forgo 40% of the claim. The creditor is allotted with 60,000 equity shares of 40 each in full and final settlement of the claim. The taxation liability is to be settled at 3 lakh. It is decided to write off the debit balance of the PL account. अच्छा, ये तो नहीं भी बोलेगा तो करना पड़ता है। पास जर्नल एंट्रीज एंड शो द बैलेंस शीट आफ्टर गिविंग इफेक्ट ऑफ द अबव। ठीक है, देखते हैं एक एक करके, फिर से पढ़ के करना पड़ेगा। अभी तो मैंने जस्ट ऐसे ही रीड कर लिया। इलस्ट्रेशन और नरेशन, ठीक है, देखते हैं वहां पे लिख लेते हैं।
सबसे पहले बोला है कि इक्विटी शेयर्स को 40 रुपीज तक कम कर देना है। रिड्यूस टू मतलब अब शेयर्स 40 का दिखेगा, तो रिड्यूस टू का मतलब हो गया कि शेयर रिड्यूस होके 40 तक चला गया, जो कि 100 का था। तो कितने से कम हुआ? 60 से कम हुआ। तो रिकंस्ट्रक्शन में कितना जाना चाहिए? 60। मतलब हम लोग जब एंट्री लिखेंगे तो हम लोग का पुराना शेयर कैपिटल खत्म हो जा रहा है, ठीक है, चाहे हम लोग कितना भी कम करें उसे, ठीक है, 40 रुपए से करे, 10 रुपए से करे, 5 रुपए से करे, लेकिन पुराना जो 100 रुपए है वो तो नहीं रह रहा है, तो इसीलिए वो डेबिट हो जाएगा। और जो नया शेयर्स बन रहा है वो हम लोग का रिड्यूस्ड होके 40 रुपए का बन रहा है, क्योंकि रिड्यूस टू बोला है, रिड्यूस्ड बाई 40 नहीं बोला है। बाई 40 होने से 60 का भी बनेगा, तो रिड्यूस टू 40 मतलब 40 का बना है। तो फिर कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन में कितने का जाएगा? कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन 60 रुपीज से जाएगा। अब एंट्री कैसे होगा? तो यहाँ पर हमें शेयर्स को डिवाइड कुछ नहीं करने बोला है, तो यहाँ पर टोटल शेयर्स कितना था, डिवाइडेड बाई 100 करने से यहाँ पर हो जाएगा 2 लाख का शेयर्स था, ठीक है। तो 2 लाख इंटू 100 रुपए का शेयर्स था। अभी वही शेयर्स 2 लाख इंटू 40 रुपए का हो जाएगा, और कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन में 2 लाख इंटू 60 चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 200 लाख, ये हो जाएगा 80 लाख, और ये हो जाएगा 120 लाख। तो 120 और 80 कितना हो जाएगा? 200 लाख हो जाएगा, ठीक है। बीइंग इक्विटी शेयर रिड्यूस टू 40, बीइंग इक्विटी शेयर रिड्यूस टू रुपीज 40। फिर सेकंड देखते हैं, सेकंड एंट्री में क्या बोले। बोल रहा है ऑल प्रेफरेंस शेयर आर रिड्यूस टू 60। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पहले कितने का था? 100 करके ये था, 100 से डिवाइड करने से हो जाएगा 1 लाख इंटू 100 था, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते 6% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, 6% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। पहले था 100 रुपए का 1 लाख शेयर, मतलब 100 लाख। अब तो 6% ही रह रहा है, 6% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब कितना हो जाएगा? 1 लाख। नंबर ऑफ शेयर्स 1 लाख ही रह रहे, बस 100 का मानना है 60, रिड्यूस टू 60 हुआ है, तो 60 रुपीज का हो जाएगा, तो 60 लाख। तो बेनिफिट कितने का हुआ? क्योंकि कैपिटल लाइबिलिटी होता है, कम करवा लिया हम लोगों ने, तो वो कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन में चला जाएगा। तो 40 रुपीज का बेनिफिट होगा। 40 रुपीज इंटू 1 लाख, तो यहाँ पर हो गया 40 लाख। Being preference share reduced to, being preference share reduced to ₹60। दो एंट्री हो गए। थर्ड नंबर में बोला है द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इंक्रीज टू 6%। तो डिवेंचर 5% से 6% होगा। द डिवेंचर होल्डर सरेंडर देयर एग्जिस्टिंग डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच। तो बोल रहा है कि ये जितना डिवेंचर है 100 वाला, ये लोग सरेंडर कर दे रहे हैं, एंड एक्सचेंज में द सेम फॉर फ्रेश डिवेंचर ऑफ 70 फॉर एवरी डिवेंचर हेल्ड बाय देम। तो बोल रहे सेम डिवेंचर लेंगे, लेकिन 70 रुपीज करके वो मान लिया जाएगा, ठीक है। तो पुराना वाला डिवेंचर खत्म, जो कि 5% वाला था, तो 5% डिवेंचर अकाउंट डेबिट। तो 5% वाला कितना डिवेंचर था? तो टोटल में 80 लाख था, और नंबर ऑफ डिवेंचर अगर देखे तो 80,000 इंटू 100, ठीक है, एट द रेट ऑफ 100 करके था, 80,000 डिवेंचर, तो ये हो जाएगा 80 लाख टू 6% डिवेंचर, क्योंकि ये लोग अपना डिवेंचर किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? 6% डिवेंचर में कन्वर्ट कर लेंगे। 5% से इंटरेस्ट को 6% कर लेंगे, 100 रुपए का डिवेंचर को 70 रुपए का डिवेंचर बना देंगे, सेम डिवेंचर रहेगा, ठीक है। बस ये 70 रुपए का हो जाएगा, नंबर ऑफ डिवेंचर सेम रहेगा, तो ये हो जाएगा 56 लाख। सेम डिवेंचर रहेगा, बस इंटरेस्ट 5 से 6% हो जाएगा, और ये जो एट द रेट ऑफ वैल्यू वो कम हो जाएगा, बाकी सेम रहेगा, तो 80,000 ही रहेगा। टू कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन बेनिफिट कितने का हो जाएगा? बेनिफिट हो जाएगा 30 रुपीज और 80,000, मतलब 20। बेनिफिट इसीलिए क्योंकि इन्होंने अपना लाइबिलिटी को 100 से 70 मान लिया। बीइंग डिवेंचर एक्सचेंज्ड,
डिवेंचर हो गया। फोर्थ नंबर में देखते हैं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को कम करना है, करंट एसेट को 90 लाख करना है, इन्वेस्टमेंट को मार्केट वैल्यू पे लेके आना है। तो पीपी को कम करना है, तो पीपी क्रेडिट हो जाएगा, कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन में लॉस होगा, पीपीई क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, कितने से? 20% से कम करना है। पीपी कितने का था? 250 लाख, 250 लाख को 20% से कम कर दिया। 250 लाख या 2 करोड़ 50 लाख, 250 लाख ही है। 250 लाख इंटू 20% कितना हो जाएगा? 200 50 लाख हो गया। कम करने बोले ना 20% से। 20% लगाने से तो 50 लाख। हाँ। तुमने जो वैल्यू बोला माइनस करके 200 लाख अगर बोल रहे हो, तो वो तो वैल्यू बच रहा है। कम जितना करना है उसी से तो एंट्री करना है हम लोग को, कि जितने से हम लोग का कम या ज्यादा। और करेंट एसेट 90 लाख करना है, करेंट एसेट पहले से कितना है? 200 लाख, उसको 90 लाख करना है, तो एंट्री कितने से होगा? तो पहला बात है 200 लाख का एसेट 90 लाख का हो गया, तो कितने से कम हुआ? कम हो गया एसेट, तो पहला बात है क्रेडिट होगा। 200 लाख माइनस 90 लाख कितना होता है? 1,10,000 या 110 लाख होगा, देखो नहीं, 110 लाख। इन्वेस्टमेंट को भी कम करने बोला है, क्योंकि उसको मार्केट वैल्यू में लेके जाने बोला है, जो कि मार्केट वैल्यू कम था, बुक वैल्यू ज्यादा था। ये 1 लाख मार्केट वैल्यू, तो ये पूरे चीजों के लिए कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट हो जाएगा डेबिट। तो 50 लाख, और ये हो गया 100 लाख, 110 लाख, मतलब 160 लाख और 161 लाख हो जाएगा। being asset reduced, being asset reduced जैसे रिवैल्यूएशन में होता है, जिस तरीके से एंट्री करते हैं, जो रिड्यूस्ड वैल्यू उसी से एंट्री करना। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर वन ऑफ द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी टू हुम कंपनी वाज 40 लाख डिसाइड टू फॉरगो 40%। तो क्रेडिटर 40% फॉरगो कर रहा है ऑफिस क्लेम, मतलब उसके बदले कुछ नहीं देना पड़ेगा, तो उतने का क्लेम कम हो जाएगा। तो पहले क्रेडिटर लिखते हैं, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, कितने के क्रेडिटर में चेंजेस आ रहा है? वो है 40 लाख, जिसमें से जो फॉरगो हो जा रहा है वो हम लोग के लिए बेनिफिट है, तो वो हो जाएगा कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन। ये वेब्ड नहीं है कि नो एंट्री, फॉरगो का मतलब है इतना पैसा वो छोड़ दे रहे हैं, ठीक है कि ठीक है मत दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो जाएगा 16 लाख। और बाकी बोला है इक्विटी शेयर दे दिया जाएगा। द क्रेडिटर इज अलॉटेड विद 60,000 इक्विटी शेयर ऑफ 40 ईच एंड फुल एंड फाइनल सेटलमेंट ऑफ द क्लेम। क्योंकि क्लेम सेटल हो जा रहा है, तो पूरा 40 लाख ही ले लिया। 40 लाख में 16 लाख का वो लोग भूल जा रहे हैं, मतलब दिमाग से ही निकाल दे रहे हैं कि हमें मिलने वाला है, बस बाकी के लिए शेयर मांग रहे हैं। तो शेयर 40 रुपए का शेयर दिया जाएगा, जो कि इनका शेयर अभी 40 रुपए का ही है। 60,000, तो 60,000 इंटू 40 करने से कितना हो जाएगा? 24 लाख। ठीक है, तो 16 लाख नहीं देना है कुछ भी, 16 लाख और 24 लाख का शेयर्स देना है, 16 और 24 हो गया 40 लाख, सेटल हो गया। बीइंग, तो क्रेडिटर और बैलेंस शीट में नहीं दिखेगा। बीइंग क्रेडिटर फॉर ₹40, बीइंग क्रेडिटर सेटल, ज्यादा नहीं। इसके बाद टैक्सेशन सेटल होगा 3 लाख में, टैक्सेशन कितने का? 2 लाख।
3 लाख देना पड़ेगा, ठीक है, तो ज्यादा देना पड़ेगा लॉस। तो कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन में लॉस, कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट, कितना एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है? 1 लाख, ठीक है। और हम लोग का टैक्स कितने का चला जाएगा? प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ये 3 लाख, 3 लाख का प्रोविजन खत्म हो रहा है, सॉरी 2 लाख का प्रोविजन खत्म हो रहा है, जिसमें से 1 लाख एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है क्योंकि 3 लाख में सेटल डाउन हो रहा है। तो पॉकेट से 3 लाख रुपए जा रहा है, बीइंग टैक्स लाइबिलिटी सेटल। और इसके बाद लॉस को राइट अप करने बोला होगा, जरूर नहीं भी बोलेगा तो करना कुछ। हाँ, पीएल का डेबिट बैलेंस, तो पीएल का डेबिट बैलेंस 12 लाख, तो 2 PL 12 लाख। कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन, बीइंग लॉस रिटर्न ऑफ, और एंड में चेक करना है कि रिजर्व जनरेट हुआ कि क्या जनरेट हुआ। तो सबसे पहले कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन में 120 लाख क्रेडिट, फिर 40 लाख क्रेडिट, तो 40 और 120 कितना हो गया? 160 लाख क्रेडिट, 160 प्लस 24, 160 प्लस 24, तो ये हो जाएगा 184 क्रेडिट, 184 क्रेडिट, उसमें से 161 डेबिट, तो फिर भी क्रेडिट ही रह रहा है 23। और फिर से क्रेडिट 16 लाख, 16 लाख, 16 लाख क्रेडिट, 6 और 1 लाख डेबिट, मतलब 15 लाख क्रेडिट, 15 लाख क्रेडिट, और इधर 12 लाख डेबिट, मतलब 3 लाख क्रेडिट, 3 लाख क्रेडिट, तो 3 लाख इसमें ऐड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 26 लाख, 26 लाख ही। तो यहाँ पर लिख देंगे कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट 26 लाख टू कैपिटल रिजर्व 26, बीइंग अमाउंट। अब बैलेंस शीट बनेगा। बैलेंस शीट ऑफ बैगर लिमिटेड एंड रिड्यूस as at 31st of March 20x1, particulars note amount, equity and liabilities, shareholders fund, share capital, reserve and surplus, note 1, note 2। और क्या बनेगा? नॉन करेंट लाइबिलिटी, नॉन करेंट लाइबिलिटीज में डिवेंचर था, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, और करेंट लाइबिलिटी ट्रेड पेबल, फिर एसेट्स, एसेट्स में नॉन करेंट एसेट पीपीई, इन्वेस्टमेंट, करेंट एसेट।
Notes to action. Note number 1. Share capital. Equity share capital. Authorized. Issued. Subscribed. And paid up. कितना सारा शेयर्स होगा चेक कर लेते हैं. शेयर कैपिटल 80 lakh. 80 lakh और इधर 24 lakh. तो 80 और 20 1 crore 4 lakh. अब इधर 2 लाख नंबर में अगर देखें, इधर 2 लाख और इसका कितना होगा नंबर में देख लेते. 2 लाख और इधर 60,000. 2,60,000 40 रुपए. 2,60,000 at the rate of इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 40 इंच. तो ये कितना हो जाएगा 2,60,000 और 40. देखो इसमें से 60,000 इक्विटी शेयर 1 crore 4 lakh. बिन 1 करोड़ 1 करोड़ जो है वो इशू हुआ है हैव बीन issued for consideration other than cash. For consideration other than cash. ये कैश के लिए इशू नहीं हुआ. ठीक है. फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इसमें भी वही काम करते हैं. ये यहाँ लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल ऑथराइज्ड और इसके नीचे लिखेंगे प्रेफरेंस. नहीं तो प्रेफरेंस शेयर के लिए फिर से मुझे लिखना पड़ेगा इशूड सब्सक्राइब. वो चीजें दोबारा लिख के टाइम नहीं ये करेंगे. तो ये हो गया. कितना सारा प्रेफरेंस शेयर है वो चेक करते हैं. तो प्रेफरेंस शेयर्स में कोई चेंजेस बोला था? प्रेफरेंस शेयर्स में तो कुछ बोला नहीं था मुझे जितना लग रहा है. नहीं कुछ नहीं बोला था. तो जितना प्रेफरेंस शेयर्स था उतना ही रहेगा. बोला था क्या? हाँ मैम 60 का फिर जरूरत है. ओ, कम किया था 60 में. और कम एंट्री नहीं किया. ओ ये रहा. ये हो जाएगा 60. अच्छा 1 लाख शेयर्स 60 रुपीज वाला. तो यहाँ पर लिख देते हैं 1 लाख प्रेफरेंस शेयर्स एट द रेट ऑफ 60 इंच. कितना हो जाएगा 60 लाख. तो 60 लाख और 1 करोड़ 4 लाख कितना हो जाएगा 164 लाख. 164 लाख. तो ये यहाँ पर लिख देते हैं 164. प्रेजेंटेशन थोड़ा ठीक कर लेना. लाइक 6% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर ये सब लिख देना. ठीक है. तो वो हम उतना और मेंटेन नहीं कर रहे हैं. तो देखो देख देख के लिखना है जैसा हमारा रहेगा. तो रिजर्व सरप्लस में कैपिटल रिजर्व कितना आया 26. और कुछ रिजर्व वगैरह निकलेगा तो लिख देंगे 26. फिर लॉन्ग टर्म बोरिंग नंबर 3. लॉन्ग टर्म बोरिंग 6% डिबेंचर में कन्वर्ट हुआ. यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर के बाद था 6% डिबेंचर 56 लाख. तो यहाँ पर लिख देते 56 लाख. अच्छा यहाँ पर लिख सकते हैं 56 लाख कैसे करके हुआ नंबर ऑफ डिबेंचर इनटू उसका जो वैल्यू है. मतलब 80,000 एट द रेट ऑफ 70. 80,000 डिबेंचर एट द रेट ऑफ 70 ऐसे चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं. तो ये हो गया मेरा 56 लाख. तो फिर है ट्रेड पेबल. नोट नंबर 2. ट्रेड पेबल. तो क्रेडिटर्स
टोटल क्रेडिटर है 100 लाख, जिसमें से सेटल हो गया है कितने का क्रेडिटर, सेटल हो गया है यहाँ पर देखते हैं, ये देखो 40 लाख सेटल, 40 लाख, तो बचेगा 60 लाख का क्रेडिटर। फिर पीपीई नोट नंबर 5, इन्वेस्टमेंट नोट नंबर 6, नोट नंबर 5, पीपीई बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस है 250 लाख, रिड्यूस हो गया 50 लाख से। एंट्री में देख सकते हैं पीपी को 50 लाख से हम लोगों ने कम कर दिया, यहाँ पे गिरा 50 लाख, तो अभी कितना हो जाएगा 200 लाख। इन्वेस्टमेंट उसको भी रिड्यूस किया गया है मार्केट वैल्यू, नोट नंबर 6, इन्वेस्टमेंट, ओपनिंग वैल्यू 20 लाख था, बुक वैल्यू 20 लाख था, जिसको 1 लाख से रिड्यूस करके 19 लाख किया गया। वन लाख से रिड्यूस करके 19 लाख किया गया, ठीक है। एंट्री में भी देख सकते हैं, यहाँ भी मैंने एक बार दिखा दिया, ये देखो एंट्री में किया हुआ है, ये इन्वेस्टमेंट देख लो। अच्छा, इन्वेस्टमेंट के बाद सिर्फ करेंट एसेट्स, ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस कितना है करेंट एसेट का 200 लाख, इसमें से पे हो जाएगा क्योंकि करेंट एसेट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, तो पेड फॉर टैक्स लाइबिलिटी 3 लाख, 2 लाख का 3 लाख पे करना पड़ा, तो बचा कितना 1,07,00,000, और करेंट एसेट को कम कर दिया गया है 1,10,000, 1 करोड़ सॉरी 97। ये 1,97 होगा, और यहाँ पर कम कर दिया गया रिड्यूस्ड एज पर स्कीम 110 लाख, 110 लाख, तो कितना आ जाएगा 1,97 मतलब 197 लाख और 110, तो 87 लाख, 87, तो 87, 19 और 200, 219 प्लस 87, तो ये हो जाएगा 3,06,00,000 और यहाँ 5,000, 306 और 50, ठीक है। इधर भी हो जाएगा 164,26,00,000, तो 3,06,00,000, तो ये हो गया कंप्लीट। क्लास ये इतना तक ही करते, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास के